नई दिल्ली में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से शिष्टाचार भेंट की। कृषि मंत्री ने डीआरपी लंबित देयकों के भुगतान के लिए धनराशि अनुरोध और पीएमएफएमई स्टोर के लोकार्पण का अनुरोध किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने वनभूलपुरा हिंसा में 50 आरोपियों को दी जमानत। 6 महिलाएं भी शामिल। 8 फरवरी 2024 को अतिक्रमण के दौरान हुई थी हिंसा। मारे गए थे कई लोग। सरकारी संपत्तियों को हुआ था नुकसान। उत्तराखंड में होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। सफल आयोजन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलप की जाएगी और प्रबंधन के लिए स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनेगी। खेल उच्च अधिकारी समिति बैठक में फैसला हुआ है। परिवहन विभाग ने चलाई रेंटल बाइक योजना। प्रदेशवासियों के रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। पर्यटन एडवेंचर के रूप में करते हैं इस्तेमाल। पर्यटन को भी मिलेगा इसका लाभ। बरसाती मौसम पर पुलिस का अलर्ट जारी। आपदा राहत उपकरणों के साथ तैयार रहने के दिए गए निर्देश। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने को कहा गया। बारिश के कारण भारी भूस्खलन के बाद मसूरी के सिया गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 707A क्षतिग्रस्त। भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद। क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण को लेकर भेजा गया एस्टीमेट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्र अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। आवारा पशुओं से बढ़ती दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए 1 सितंबर से 15 दिवसीय अभियान चलाने के निर्देश दिए। हल्द्वानी बाजार में पुलिस ने हुड़दंगियों का उतारा नशा। कार सवार युवक दिखा रहे थे स्टंट। 2 वाहनों से मिले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने कहा हुड़दंगियों की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपदा प्रबंधन को लेकर धामी सरकार ने उठाया ठोस कदम। आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष ने कहा आपदा के बाद हुए हैं तेजी से कार्य। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव कार्यों के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। रामनगर में प्रशासन ने पुलिस बल और जेसीबी मशीन की मदद से मंडी समिति के बाहर हटाया अवैध अतिक्रमण। पीडब्ल्यूडी ने 35 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किए थे और कुछ दिन पहले प्रशासन ने चेतावनी भी दी थी। तो ये थी उत्तराखंड की टॉप 10 खबरें। चले इस बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से शिष्टाचार भेंट की है और इस अवसर पर गणेश जोशी ने चिराग पासवान को अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्तराखंड राज्य में 1591 इकाई स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ के निवेश से 707 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के ऋण स्वीकृति हो चुके हैं और इन इकाइयों में लगभग 3000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्रमोशन गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए डीआरपी के लंबित देयकों का जल्द ही भुगतान करते हुए योजना की प्रगति में तीव्रता लाने के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर आ रही समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री से प्रमोशन गतिविधियों के क्रियान्वयन और डीआरपी के लंबित देयकों के भुगतान के लिए भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त
कराने का अनुरोध किया है ताकि योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की 100% पूर्ति संभव हो सके, जिस पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए जल्द ही मामले में कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को उत्तराखंड के जैविक उत्पादकों से निर्मित किट और रेशम से निर्मित शॉल भेंट की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड का दौरा करने और नवनिर्मित PMFME स्टोर के लोकार्पण का अनुरोध भी किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात नैनीताल की करेंगे। आपको बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभुलपुरा में हुई हिंसा के मामले में 50 आरोपियों को जमानत दे दी है, जिसमें 6 महिला भी शामिल है। आपको ये जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। आपको ये भी बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी हुई थी, जिसे देखते ही देखते हिंसा पूरी तरीके से आग की तरह इलाके में फैल गई थी और लोगों ने थाने के बाहर खड़े पुलिस और मीडिया कर्मियों के दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। इस हिंसा में कई वाहन सहित थाना भी फूंक दिए गए थे। यहाँ पर आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ लोग पुलिस की गिरफ्त से भाग गए थे और बाद में पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद अब्दुल मलिक, उनकी पत्नी साफिया मलिक और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना में कई लोग मारे भी गए थे और दर्जनों लोग समेत कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू भी लगाया गया था। हिंसा के दौरान नगर निगम और अनेक सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ था। नगर निगम ने मामले में मुख्य आरोपी रहे अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई के लिए वसूली नोटिस भी भेजा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन और प्रबंधन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल एवं ऐप डेवलपमेंट करने के साथ साथ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। यह फैसला खेलों के आयोजन से संबंधित उच्च अधिकारी समिति की हुई पिछले दिनों बैठक में लिया गया है। प्रतियोगिता एवं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और पिथौरागढ़ में होनी है। आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ पर आयोजन स्थलों पर स्टेडियम व खेल परिसरों के आसपास की सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किए जा रहे हैं। खेलों के आयोजन के बीच सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, नेशनल गेम्स के संबंध में प्रचार व प्रसार व जन जागरूकता के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय खेल हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के मध्य में जिसको लेकर विभाग लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय खेल मंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है। इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा से भी इसका आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इसकी तिथि घोषित होते हुए संभावित समय में जो है इसको कराया जाना जो है वो सुनिश्चित किया जाए। और विभाग ने जो इसकी संदर्भ में सारे साधन संसाधन जो कि हमारे 34 गेम होने हैं, जो मैंडेटरी गेम है, उसकी पूरी तैयारी जो हम लोगों ने कर ली है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं स्वयं खेल मंत्री जी को भी इसकी सूचना और पत्राचार कर चुकी हूँ।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगातार कई योजनाएं उत्तराखंड के अंदर चला रहे हैं, चाहे उसमें होम स्टे की योजना हो या फिर पर्यटकों को लुभाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं हो। वहीं अब परिवहन विभाग की तरफ से बाइक रेंटल योजना चलाई गई है, जिससे उत्तराखंड वासियों का रोजगार भी बढ़ेगा और इसके साथ ही पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आपको ये बता दें कि बाइक रेंटल योजना एक ऐसी योजना है जिसका उत्तराखंड का कोई भी निवासी लाभ ले सकता है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया है कि यह एक ऐसी योजना है जिससे परिवहन विभाग से एक लाइसेंस लेना होता है और इसके कई मानक होते हैं, जिसमें कि लाइसेंस धारक उत्तराखंड वासी हो और उसके पास 5 गाड़ी 2 व्हीलर होना चाहिए और साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था भी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी गाड़ी कमर्शियल में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इसके साथ ही पर्यटकों को भी लाभ इससे मिलता रहेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक एडवेंचर के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमारे पर्यटक स्थल हैं जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी आदि ऐसी जगहों पर यह योजना कारगर साबित हो रही है। अभी भी पूरे उत्तराखंड में 500 से ज़्यादा लाइसेंस धारक हैं और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि कुछ जगहों पर शिकायत भी आती है कि प्राइवेट नंबर पर बाइक चलाई जाती है। उन पर हम चालान की कार्रवाई के साथ साथ रेंटल बाइक लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी करते हैं। परिवहन विभाग ने बड़ा ही सराहनीय इसमें एक कदम उठाया है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। यह योजना है रेंट ए बाइक स्कीम। इसमें क्या होता है कि कोई उत्तराखंड का रहने वाला व्यक्ति, उसे मिनिमम 5 गाड़ियाँ लेनी होती है। 5 2 व्हीलर उसके पास होने चाहिए। 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 5 होने चाहिए। और ये कॉमर्शियल गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, पीली प्लेट वाली। आपका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, गाड़ी पार्क करने की जगह होनी चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए। इसके बाद आप रेंट ए बाइक स्कीम का लाइसेंस आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और लगभग 400-500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेंट ए बाइक का लाइसेंस हमारे एसटीए से प्राप्त किया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रहेला ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर सकारात्मक पहल की बात की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड आपदा प्रभावित राज्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट इसको लेकर लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में उत्तराखंड के आपदा प्रभावित और आपदा के बाद क्षति के आंकलन को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर सकारात्मक पहल की है और आपदा के बाद क्षति की मांगों में बदलाव किए गए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का समय पर जायजा लेकर अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं आपदा के बाद तेजी से कार्य करने के लिए। और यही वजह है कि निर्देश दिए गए हैं और यही वजह है कि लोगों की जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, अभी आपदा देखिए ऐसी घटना है कि कहीं भी कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा। अभी करण पे उत्तरकाशी के अंतर्गत हुआ है। अब देखिए उत्तरकाशी में आपदा का जैसे ही घटनाक्रम शुरू हुआ, वहां के जिला प्रशासन ने तुरंत वहां से संबंधित व्यक्तियों को जो आपदा से प्रभावित थे उन्हें रेस्क्यू किया और वहां से हटाने का प्रक्रम शुरू कर दिया। और कोई जनहानि वहां पे नहीं हुई, कोई मनुष्य हानि नहीं हुई, कोई पशु हानि नहीं हुई। और जो थोड़ा बहुत कुछ कारों का डैमेजेज हुआ है, प्रशासन अलर्ट है, राज्य सरकार अलर्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपदा के घटनाक्रम पर बहुत गहराई से निगाह रखते हैं और पूरे सरकार का तंत्र इस पर पूरी तेजी से काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि उत्तराखंड जो आपदाग्रस्त राज्य होने के बाद भी यहाँ पे मनुष्य हानि और पशु हानियों की संख्या कम है।
वर्तमान में जारी बरसाती सीजन के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस टीमों को आपदा राहत उपकरणों के साथ तैयारी की हालत में रखने और थाना क्षेत्र अंतर्गत नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को बारिश के दौरान सतर्क रहने के लिए अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि देर शाम से जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इसके चलते पुलिस लगातार नदी नालों के किनारे बसे लोगों को लाउड हेलरो के माध्यम से सतर्क रहने और नदी नाले के पास न जाने के संबंध में अलर्ट जारी कर रही है। हादसे हो चुके हैं तो सभी को अवगत कराया जा रहा है। अब बात मसूरी की करेंगे। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से लगातार लोगों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। भारी भूस्खलन के बाद मसूरी से कैंपटी जाने वाले मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 707A सिया गांव के पास क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई है। छोटे वाहनों को बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ रहा है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी अधिशासी अभियंता नवनीत पांडे के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और सुरक्षा की दृष्टि से भूस्खलन क्षेत्र के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है और छोटे वाहनों को हल्के हल्के निकालने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। छोटे वाहनों को भी आराम से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण को लेकर एस्टीमेट तैयार करके उच्च अधिकारी को भेज दिया गया है। वहीं भारी वाहन सड़क के निर्माण होने तक विकल्प मार्गों से कैंपटी यमुना पुल आ जा सकते हैं। उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद रोड निर्माण का काम तत्काल शुरू कर दिया जाएगा और नई तकनीक से रोड बनाने का काम किया जाएगा, जिससे कि रोड 15 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। फॉल्ट जितने हमारे लोकल्स या बाहर से आए जितने भी होटल्स और व्यवसाय के लिए यहाँ पे जो भी भवन निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए नाली की जो जगह होती है उसको नहीं छोड़ते हैं। उस कारण क्या है, पानी एक जगह एकत्रित होकर फिर वहाँ पे वो निकलता है। उसी कारण ये सब इस तरह से ये दीवारें टूटती हैं, सड़क ब्लॉक होती है। विगत पिछले वर्ष में भी सेम यही हाल हुआ था यहीं पे पीछे। तो इसमें हमारे कुछ व्यवसायिक दुकानदारों का भी इसमें मैं गलती बोलूँगा कि कोई वो अपनी नालियाँ नहीं छोड़ते हैं। और विभाग का तो ये कहूँगा कि विभाग को मैं पिछले कई समय से मैं खुद प्रयास कर रहा था कि थोड़ा यहाँ नाली निर्माण करवा दिया जाए, जो यहाँ पे रह गया था, जो डेंजर जोन था। और हमारे गांव यहीं पे है, सिया गाँव मेरा गांव है, और ये काफ़ी खतरे में है। इसमें कल रात भारी बारिश से रिटर्निंग वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे मार्ग की चौड़ाई यहाँ पर कम हो गई है। अभी सवेरे हम लोगों ने जेसीबी लगा करके मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया है। बड़े वाहनों के लिए चूँकि दीवार का निर्माण किया जाएगा, उसके पश्चात ही खुल पाएगा। उसमें दीवार निर्माण का भी कार्य चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद पौड़ी के क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई, जिससे सभी थाना प्रभारियों को नए कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही अभियोग दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं और कहा कि 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में FSL टीम को घटना स्थल का निरीक्षण व साक्ष्य संकलन के लिए बुलाना आवश्यक होगा। आपको बता दें कि EFIR की समीक्षा के लिए प्रत्येक थाने में एक अलग रजिस्टर बनाने के उनके द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं। कहा गया है कि EFIR से संबंधित पूरी जानकारी का विवरण उनमें अंकित होना चाहिए। इसके अलावा नए कानूनों के तहत दर्ज किए गए अभियोग व विवेचनाओं में आ रही व्यवहारिक समस्याओं के संबंध में भी चर्चा कर बैठक में उनके निदान के भी निर्देश दिए गए हैं और उसके भी प्रयास किए जाने की बात कही गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद के नाबालिग के वाहन चलाने से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के साथ ही यातायात नियमों का पालन न करने पर उनके अभिभावकों और वाहन स्वामियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। पशुओं को बाजार व सड़कों पर आवारा न छोड़ने के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति अपने पालतू पशु को आवारा छोड़ता है तो उसके विरुद्ध गांव वंश संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 1 सितंबर से 15 दिवसीय अभियान चलाने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए हैं।
जनपद में जनता की ओर से हमारे पास बार बार ये शिकायत आ रही है कि कई लोग अपने गोवंश को सड़कों पर छोड़ देते हैं और ये गोवंश सड़कों पर आवारा घूमते रहते हैं, जिस कारण से कई रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं होती रहती हैं और उसमें कई बार कस्बों में, शहर में न्यूसेंस भी क्रिएट होता है। तो इसका संज्ञान लेते हुए हम लोग बार बार सभी जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप अपने गोवंश को कभी सड़कों पर आवारा ना छोड़ें। इसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों के साथ अवेयरनेस भी कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग 1 सितंबर से अब ये अभियान भी चलाएंगे, जिसमें जो भी लोग अपने गोवंश को सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग गोवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और अब आपको सीधा लिए चलेंगे देहरादून के परेड मैदान, जहां पर इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और यहां पर खेल महोत्सव का, खेल दिवस का आयोजन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। भारत माता की। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। एक फिट इंडिया की शपथ है, मेरे साथ सब लोग दोहराएंगे। हाथ आगे कर लीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली जीऊंगा। मैं अपने फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए हर दिन 30 मिनट का समय निकालूंगा। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को फिट और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। चलिए, धन्यवाद। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमारे पूरे प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन करने वाली और उनके उन्नयन और विकास के लिए अनेक योजनाओं को राज्य के अंदर लागू करवाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, हमेशा खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने वाली हमारी खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी राजपुर क्षेत्र के और जिस क्षेत्र में ये हमारा ये पूरा परेड ग्राउंड का ये मैदान आता है, ये सभागार आता है, यहाँ के लोकप्रिय और वरिष्ठ विधायक आदरणीय खजानदास जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, खेल निदेशक श्री जितेंद्र सोनकर जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे अभी जिनका हमने सम्मान किया, हमारे पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले हमारे 3 खिलाड़ी, चौथे लक्ष्य सेन यहाँ पर नहीं है, परमजीत, सूरज पवार और अंकिता ध्यानी, हमारे सभी प्रतिभागी खिलाड़ी, विभिन्न खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ी, हमारे सभी कोच, प्रशिक्षक एवं संघों के पदाधिकारी, आए हुए हमारे सभी अतिथिगण और सभी अभिभावकगण, खेल विभाग से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों को बधाई देता हूं और हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी की जन्म जयंती पर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाने वाला ये राष्ट्रीय खेल दिवस देश के महान नायक मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान देने के साथ ही हमें भारत को खेल के क्षेत्र में भी
महाशक्ति बनाने के लिए, महाशक्ति बनने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं, मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी लगन से, मेहनत से, अभ्यास से लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। उनका पूरा जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। यदि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हाल ही में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही भारत की हॉकी टीम लगातार 2 ओलंपिक खेलों में मेडल लाकर लगातार देश का नाम रोशन कर रही है। इसके लिए मैं हॉकी की हमारी पूरी टीम को एवं पेरिस में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बधाई देता हूं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पेरिस में शुरू हो रहे पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे हमारे सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को भी उनके प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच में पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले उत्तराखंड के होनहार खिलाड़ी भी मौजूद हैं। आप लोगों की उपस्थिति हमारे अन्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने का कार्य करेगी। निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा लेकर अभी मैंने तीनों का नाम यहाँ पर से लिया था। तीनों का नाम मैंने इसलिए लिया कि हमारे सभी खिलाड़ी आप सब लोगों से, आप लोगों के जीवन से भली भांति परिचित हो कि कितनी सामान्य परिस्थितियों में ये तीनों ही बच्चों ने हमारे देवभूमि उत्तराखंड से पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग किया है। अनेक प्रकार की चुनौतियां इनके जीवन में रही हैं, अनेक अभाव भी रहे हैं, लेकिन इनकी जो संकल्प शक्ति है उसने इनको पेरिस ओलंपिक तक पहुंचाया है। और एक बात और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये अभी मुझे मिले थे पिछले दिनों, ये कोई अंतिम ओलंपिक नहीं था, ये तो उनकी शुरुआत हुई है। अभी बहुत लंबा सफर इनको तय करना है। मैं आज के अवसर पर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए हर स्तर पर आज अनेकों अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं, किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन करते हैं। चाहे प्रदर्शन कैसा भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, ट्रॉफी लाए हो या ना लाए हो, उसके बाद भी खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए उनको बुलाते हैं। और परेड मैदान देहरादून से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।